नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की क्षमादान की शक्ति के बारे में। एक्चुअली ये जो मुद्दा है ये क्षमादान से जुड़ा किस तरीके से है, जब इसको आप सुनोगे तो शायद आप ऑफेंड हो सकते हो थोड़ा सा, या आपको लगेगा कि ये क्या ही चल रहा है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महिलाएं अपने पति की हत्या कर देती हैं, सॉरी फॉर स्माइलिंग, ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बट जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी है वो यहाँ पर थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या सिनेरियो ऐड किया। देखिए, मर्डर तो मर्डर है ना, आपने मर्डर किया किसी भी वजह से किया, बट वो मर्डर है। हाँ, उसके पीछे के कारण क्या है ये मैटर करते हैं जब कानूनी सुनवाइयाँ होती हैं, जब सजा वगैरह की बातचीत आती है कि आपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा है तो आप वहाँ पर एक तरीके से मर्डरर नहीं माने जाओगे, इवन आपको कोर्ट भी सजा नहीं देगी, बरी कर देगी पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि जो महिलाएं अपने पतियों की हत्या कर रही हैं आज के समाज में, उनको माफी पाने का हक हो जाता है, उनको कोर्ट को माफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई सारी महिलाओं पर जो शादियां हैं वो थोपी जाती हैं, जबरन शादियां करवाई जाती हैं। इसलिए जो भी महिलाएं इस तरीके की सजा करके आई, मतलब इस तरीके का कार्य करके आई हैं, कांड करके आई हैं, तो उन पर कोर्ट को उनके साथ थोड़ा नरम रहने की हिदायत दी है। सजा के मामले में भी आपको नरम रहना होगा उनके साथ, या फिर आप उनको क्षमादान भी दे सकते हैं अगर वो क्षमा के लिए अप्लाई करे तो। अब इस पे आप लोगों का क्या कहना है जरूर मुझे बताइएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा। मैं जानती हूँ आप लोगों के मिक्सअप थॉट्स होंगे, मिक्सअप आप लोग कमेंट करेंगे, कुछ लोग इसको सही कहेंगे, कुछ लोग इसको गलत कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट पागल हो चुका है। तो जो भी अभी आपके दिमाग में आ रहा है आप ये बता सकते हैं कि ये जो कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है ये क्या सही हो जाता है, या फिर ये बायस स्टेटमेंट है, एक तरफा है, क्या सारी चीजें हैं वो जरूर बताइएगा। आ जाते हैं न्यूज पर। टॉप कोर्ट साइट सोशल कॉन्स्ट्रेंट अलाउज वुमेन टू सीक पार्डन फॉर किलिंग फियांसे। चलिए, टॉप कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को 2025 में एक फैसला दिया जिसमें कर्नाटक में 2003 में गिरीश हत्याकांड का मामला था, उसकी सुनवाई करा था सुप्रीम कोर्ट। गिरीश हत्याकांड में उसकी वाइफ जो थी उन्होंने अपने पति को जहर दे करके मार दिया था। ठीक है, अब मारने का जो कारण उन्होंने बताया, ये बताया कि एक तो मेरी जो शादी हुई थी वो पारिवारिक दबाव में हुई थी, सामाजिक दबाव में जबरन मेरी शादी इस व्यक्ति से करवा दी गई थी, मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती थी। उसके बाद ये जो पर्सन है वो उनके साथ अब शादी हुई है तो वो जो वैवाहिक संबंध है वो आपको स्थापित करने पड़ेंगे, बट उनको वो मंजूर नहीं था। उनको लगता था मेरे साथ डेली गलत चीज़ें हो रही हैं, रेप किया जा रहा है, आफ्टर मैरिटल अफेयर जिसकी हम बात करते हैं। तो उन्होंने एक दिन इनके खाने में जहर मिला दिया और उनको मार दिया क्योंकि वो किसी भी तरीके से उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। अब देखिए, ये मामला शुभा शंकर का हो जाता है। शुभा शंकर द्वारा अपने मंगेतर गिरीश की हत्या से संबंधित था, जिसमें उसे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, दोनों ही जगह से। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उनके अपराध के पीछे जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो दोनों ही कोर्ट को देखनी चाहिए थी। यानी कि वो आपके ट्रायल कोर्ट को भी देखनी चाहिए थी कि किस वजह से उसने हत्या करी है, और ये हाई कोर्ट को भी देखनी चाहिए थी कि किस वजह से उसने हत्या करी है। उसके साथ खासकर जब जबरन विवाह का मामला आता है तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि हम उसे, अगर माफी मांगती है या सजा उसकी कम हो सकती है तो कम उसे सजा दी जाए। अगर माफी का ऐसा कोई प्रावधान है तो उसको माफी जरूर दी जाए। मामले का विवरण, पृष्ठभूमि, तो शुभा शंकर ने 2003 में अपने जो मंगेतर थे उनकी हत्या कर दी थी। अपराध तब हुआ था जब शुभा को उनके परिवार वालों ने बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया गिरीश से शादी करने के लिए, तो उसने उसको मार दिया। निचली अदालतों का फैसला, ट्रायल कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुभा को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा दी। उन्होंने अपील करी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि आजीवन कारावास से कम नहीं हो सकता है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहती हैं कि मेरी ये स्थितियां थी, इस वजह से मैंने मारा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैं क्या करती आखिर। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि देखिए, अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो आपको किस वजह से उसने क्राइम किया है उसका पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है वो देखना होगा, और तब जाकर के आपको जो सजा आप सुना रहे हो या सजा दे रहे हो तब आपको ये तय करना होगा कि आप क्या सजा दे सकते हैं इसे। राइट, आगे आते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। जस्टिस बीवी रागरत्ना और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि शुभा का अपराध प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर जघन्य था, लेकिन इसके पीछे सामाजिक और पारिवारिक दबाव एक प्रमुख कारण थे, इस वजह से उसने किया। कोर्ट ने शुभा की मानसिक स्थिति पर विचार किया।
जिसमें परिवार द्वारा शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उनके साथ मानसिक विद्रोह किया जा रहा था, बेकाबू रोमांटिक आवेग को जन्म दिया और यहाँ परिणाम हमें देखने को मिला। इसमें कोर्ट ने सुधारात्मक न्याय और पुनर्वास के सिद्धांत पर जोर दिया है। इस आधार पर शुभा को कर्नाटक के राज्यपाल के समक्ष क्षमादान याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने बोला कि अगर वो चाहती है कि वो कर्नाटक के राज्यपाल के सामने क्षमादान की मांग करे तो आप रोक नहीं सकते उसको ये अधिकार है और मिलना चाहिए, क्योंकि वो क्राइम उसने किसकी वजह से किया है, सामाजिक दबाव में आके किया है। उसको इस तरीके से मेंटली हैरेस किया जा रहा था। सजा को 8 सप्ताह के लिए निलंबित किया गया ताकि वह ये याचिका दायर कर सके। और सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने क्या किया, उन्होंने उनकी सजा को 8 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया, सजा नहीं होने दी और कहा कि आप इन 8 सप्ताहों में अपना जो पूरा प्रोसेस है क्षमादान का वो ले जा करके पूरा प्रोसेस करें एंड देन राज्यपाल के सामने उसे पेश करें। अगर राज्यपाल आपको माफी दे देते हैं तो आप आजीवन फ्रीली घूम सकती हैं, रह सकती हैं और सम्मान पूर्व अपना जीवन जी सकती हैं। अब प्रश्न ये है, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा केस था ये टोटली डिफरेंट है जो अदर केसेस हमें मर्डर के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उसने मर्डर किसी अदर व्यक्ति के लिए नहीं किया है, सबसे बड़ी बात, इसलिए कोर्ट ने ये बात कही। तो कोर्ट यहाँ गलत नहीं हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सेकेंड थिंग, किसी के साथ मिल करके उसने या फिर उसको बॉयफ्रेंड के साथ भागना था, उसको देवर पसंद आ गया, उसको जेठ पसंद आ गया, उसको ससुर पसंद आ गए, जैसे आजकल की न्यूज़ आती है, तो मैं उसी लहजे में आपको बता रही हूँ। उसने ये काम नहीं किया, प्रॉपर्टी के लिए उसने काम नहीं, हनीमून पे ले जाकर के उसने मर्डर नहीं किया, उसने शादी नहीं करी, सिर्फ वो फियांसे था, इंगेजमेंट तय हुई थी, उसका रिश्ता ही हुआ था, तभी उसने उसको मार दिया। उसने ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने लिए करी, क्योंकि उसको वो रिश्ता मंजूर नहीं था, उसको उसके साथ शादी नहीं करनी थी और ये सब मिल करके उसको प्रेशराइज कर रहे थे। उसका पति उसको, मतलब होने वाला पति उसको पहले से ही हैरेस करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से कोर्ट ने बोला कि जब इस तरीके की स्थिति है तो आपको बैकग्राउंड देखना चाहिए और उसकी सजा को 8 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया। राइट तो यहाँ पर कोर्ट का ये मत था। अब अगर सेम केस ये होता कि वो किसी से जाने के लिए या किसी और से शादी करने के लिए उसने ऐसा काम किया होता, या फिर मान लीजिए कि किसी के साथ मिल करके मर्डर किया होता, कोई उसका बॉयफ्रेंड कथित तौर पर होता, तो यहाँ पर उसकी सजा और क्षमादान का कोई भी चीज़ नहीं बनती थी। आगे आ जाते हैं, कोर्ट के तर्क क्या है। सामाजिक बाध्यता। कोर्ट ने माना कि जबरन विवाह दबाव है, खासकर भारतीय सामाजिक संदर्भ में महिलाओं पर गहरा मनोवैज्ञानिक इसका प्रभाव पड़ता है और जबरदस्ती की जाती है, इसलिए ये एक अपराध प्रेरक कार्य हो सकता है कि लोग इस आवेग में आकर के ऐसा काम करते हैं। सेकंड, पुनर्वास का अवसर। कोर्ट ने माना कि शुभा को अपने अपराध के लिए पश्चाताप और सुधार जैसे अवसर जरूर मिलने चाहिए और यह हर अपराधी के पास तो ये होता ही है हक, तो उनको भी ये हक मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि हम ठीक है, आपको ये हक देते हैं और आप जा करके अपना जो सुधार या फिर इस तरीके से चीजें हैं वो कर सकती हैं, कि पश्चाताप आपको करना है, पक्षपात नहीं है, वो पक्षताप है। नेक्स्ट, संतुलन। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि सजा के साथ साथ दोषी के सुधार और सामाजिक पुनर्वास को भी महत्व दिया जाना चाहिए हर एक केस में। कानूनी और सामाजिक निहितार्थ। यह फैसला सामाजिक दबावों, खासकर जबरन विवाह जैसे मुद्दों को अपराध के संदर्भ में विचार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, कि वो अपराध नहीं है भाई साहब जो हम लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि उस लड़की ने उसको मर्डर कर दिया, तो आप उस मर्डर कर दिया विच इज गुड, अपराध मानेंगे, लेकिन उसके पीछे जो कारण है उनको जरूर देखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि प्रत्येक मामलों को उसकी परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए और सामाजिक संदर्भ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय सुधारात्मक न्याय प्रणाली को बढ़ावा देता है, जहां सजा के साथ साथ दोषी के पुनर्वास की भी बातचीत की जाती है। वर्तमान स्थिति तो उन्होंने क्षमादान याचिका जो है वो दायर करने का अवसर मिल गया है। अब राज्यपाल उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सुबह शंकर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित कानूनी ढांचा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय संविधान के प्रभावों पर आधारित था। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कि क्या क्या इन्होंने आधार लिए हैं। धारा 302 लगाई गई थी हत्या की, जुर्माने की भी सजा का प्रावधान था, लेकिन जुर्माना इनसे नहीं लिया गया, सिर्फ हत्या का इसमें वो लगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माने वाली चीजें हैं उसको हटा दिया। सजा का आधार, निचली अदालत ट्राई कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ने सबूतों के आधार पर सुभा को यहाँ पर दोषी ठहराया था और सजा का प्रावधान था। भारतीय संविधान की क्षमादान शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 161,
सुप्रीम कोर्ट ने शुभा को कर्नाटक के राज्यपाल के समक्ष क्षमादान याचिका दायर करने की अनुमति दी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्ति पर आधारित है। अनुच्छेद 161 का प्रभाव, तो यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य के कानूनों के तहत अपराधों के लिए सजा को माफ करने, निलंबित करने और कम करने की शक्ति देता है। इस मामले में कोर्ट ने शुभा को इस प्रावधान के तहत याचिका दायर करने का अवसर दिया है। 8 सप्ताह का निलंबन, कोर्ट ने शुभा की सजा जो थी उसको 8 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया और ये याचिका दायर कर सके, और निलंबन संविधान के क्षमादान प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सजा का निलंबन, सजा को निलंबित करने का निर्णय सीआरपीसी की धारा 389 के तहत लिया गया है, जो अपील या फिर अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति देता है। सुधारात्मक न्याय, सीआरपीसी के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि वो दोषी के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापना को ध्यान में रखे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को लागू करते हुए शुभा को सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों के अनुसार ये निलंबन किया। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी मेंशन है और कोर्ट ने सारी चीजों के तहत आधार सबूत और सारी परिस्थितियों को समझ करके ये वाला डिसीजन दिया था। ठीक है, सुधारात्मक न्याय का सिद्धांत, कोर्ट यहाँ पर सुधारात्मक न्याय का सिद्धांत अपना रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो दंड है वो ना दिया जाए, बल्कि जो अपराधी है उसको सुधारा जाए। राइट, आगे आ जाते हैं सामाजिक बाध्यता का विवरण। कोर्ट ने माना कि शुभा है, उन्होंने अपराध के पीछे सामाजिक दबाव, विशेष रूप से जबरन विवाह का दबाव फेस किया, और ये एक मुख्य कारण था कि उन्होंने ये जो क्राइम है उसको कंडेम्ड किया है। ठीक है, आगे आते हैं जबरन विवाह और सामाजिक दबाव का कानूनी संदर्भ। कोई विशिष्ट कानून नहीं है इसको लेकर के, इस वजह से अभी चीजें होती हैं क्योंकि इसको पूरी तरीके से अपराध घोषित नहीं किया गया है। न्यायिक व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से न्यायिक व्याख्या नहीं दी है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। लैंगिक संवेदनशीलता, महिलाओं को हक नहीं है अपने पार्टनर्स को चूज करने का आज भी समाज में, इसलिए भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। न्यायिक मिसालें और सामाजिक प्रभाव, देखिए अगर ये जो काम अभी कोर्ट ने किया है ये एक न्यायिक मिसाल के तौर पर काम कर सकता है, और आगे बहुत सारे लोगों को एक तरीके से उनकी राह आसान करेगा। मर्डर की राह आसान नहीं करेगा भाई साहब, दिस इज नॉट गुड, मर्डर करना कोई सही चीज़ नहीं है, लेकिन ये राह आसान करेगा कि वो अपने लाइफ पार्टनर्स को चूज कर सकते हैं, और अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, कानून उनके साथ खड़ा है, वो जा करके वहाँ पर जो प्रोसेस होता है, कंप्लेन होता है, वो दर्ज करवा सकती है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं क्षमादान प्रक्रिया, राज्यपाल की भूमिका। तो 1961 वो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। निष्कर्ष की बात करते हैं तो ये जो कानून था, इस मामले में लागू कानून आईपीसी की धारा 302 लगाई गई थी। 389 सजा का निलंबन था, संविधान के अनुच्छेद 161 का प्रावधान था। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट थे जिसके बारे में हमने बातचीत करी है। तो ये फैसला ना केवल कानूनी दृष्टिकोण से हमें ये बताता है कि जो हमारा कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखता है, बल्कि ये भी बताता है कि समाज में जो कुरीतियाँ मौजूद हैं इसको इस तरीके से फैंटेसाइज करके और उसके तहत अगर अपराध किया गया है तो कोर्ट यहाँ पर अपराधी को क्षमादान देगा, और वो इस प्रक्रिया का पालन करता है। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।